Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic right to information. Right to information एक्ट क्यों लाया गया? देखो ये वाला जो एक्ट है, ये हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करता है। करप्शन कंटेन होती है क्योंकि अब देखो एक सरकारी बाबू जो बैठा है वो कुछ भी डिसीजन ले रहा है, लेकिन अब उसे पता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लूंगा आरटीआई डलती है, इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। सो दे आर मोर अलर्ट वाइल वर्किंग। करप्शन थोड़ा सा करना डिफिकल्ट भी हो चुका है और थोड़ा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक। जो भी पब्लिक के लिए किया जा रहा है, कहाँ पब्लिक का पैसा जा रहा है, और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी डेमोक्रेसी में थोड़ा सा बढ़ गया है। रादर देन कि सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना है, नाउ दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अंडर दी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो पहले भी एक एक्ट होता था हमारे पास, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। तो अभी जो ये एक्ट लाया गया है 2005 के अंडर, इसमें सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं कि एक सिटीजन कैसे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, आरटीआई में हम इंफॉर्मेशन मांग किससे सकते हैं? हम पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है ऐसी कोई एंटिटी जो सरकार ने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है। सरकार ने बनाई है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई में ओनरशिप मेजर किसकी है? सरकार की। जो आपका जितने भी सरकारी बैंक है उसमें मेजर ओनरशिप, मेजर कंट्रोल किसका है? सरकार का। तो वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी आरटीआई के अंडर नहीं कवर्ड हैं, तो ये भी याद रखना। तो अगर मान लो इलेक्शन कमीशन है, वो किसके थ्रू बना? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना, तो वो आरटीआई के अंडर फॉल करेगा। तो इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, सरकार ने बनाया है, या सरकार फंडिंग करती है, या सरकार कंट्रोल करती है, ऐसी सारी जो भी एंटिटीज हैं वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करती हैं। और इस एक्ट में सुओ मोटो डिक्लेरेशन की बात की गई है कि जितना भी हो सके पब्लिक अथॉरिटी को खुद से ही इंफॉर्मेशन रिवील करनी चाहिए, रादर देन के कोई आरटीआई फाइल कर करके हर चीज पूछे। तो अगर आप आजकल सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट्स पे जाओ तो बहुत कुछ ऑनलाइन उन्होंने दिया होता है कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, कौन सा पैसा कहाँ गया, ये सब कुछ वो खुद से ही डिक्लेयर करे। ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर में बोला जाता है। ओके। सो राइट टू इंफॉर्मेशन में आपके पास पावर है कि आप कोई भी काम, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड जाके चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सैंपल ले सकते हो मटेरियल का, वो भी आप ले सकते हो, चेक करवा सकते हो। फ्लॉपीज़ हैं, टेप्स हैं, कैसेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है डाटा, किसी भी फॉर्म में आप डाटा जो है वो ले सकते हो। ये राइट सारे सिटीज़न्स को अवेलेबल है। तो इवन एनआरआईज़ भी सिटीज़न्स होते हैं हमारे, दे आल्सो हैव दिस राइट। तो जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उन पे कुछ ऑब्लिगेशंस रखी गई हैं कि एक तो वो सारा डाटा मेंटेन करके रखें। कुछ चीज़ों पे उन्हें पब्लिकेशन खुद ही करने को बोला गया है। कोई भी वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे पब्लिक को इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें पब्लिक को रिवील करो। कोई भी उनके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, क्यों लिए, सब कुछ बताओ। सुओ मोटो खुद से बताओ, वाइडली डिसेमिनेट करो, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लोकल लैंग्वेज में, जो भी सही तरीका है कम्युनिकेट करने का, लोगों को खुद से इन्फॉर्मेशन दो। पीपल शुड बी अवेयर। ठीक है? तो अभी सारे जो दफ्तर होते हैं उनमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो सेंटर स्टेट लेवल पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पे पीआईओ होगा। ठीक है? सेंट्रल और स्टेट पीआईओज होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, और असिस्टेंट पीआईओज होते हैं सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इनके असिस्टेंट भी हो सकते हैं दूसरे ऑफिसर्स। तो जो मैं आरटीए फाइल करूंगी, उसका रिप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पीआईओ की होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें सेंट्रल पीआईओ होगा, स्टेट गवर्नमेंट वालों में स्टेट पीआईओ होगा, और असिस्टेंट पीआईओज भी होते हैं। तो पीआईओज ही हैं जो रिप्लाई करते हैं आरटीआईज का। सो आपको आरटीआई फाइल करना है, आप रिटर्न में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी ऑप्शन रहता है। आपको बेसिक फीस पे करनी होती है, 10-15 रुपए से ज़्यादा की फीस नहीं होती है। इंग्लिश में, हिंदी में, या जो भी उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आपको कोई रीज़न या पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है कि आप आरटीआई क्यों फाइल कर रहे हो। तो जैसे ही आप आरटीआई फाइल करते हो उसके 30 डेज में आपको रिप्लाई आना चाहिए। लेकिन अगर आपने आरटीआई फाइल करी है जो किसी की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, किसी की जान का सवाल है, लिबर्टी का सवाल है, तो 48 आवर्स इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें आपको रिप्लाई आना चाहिए आपकी आरटीआई का।
अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मांग रहे हो, तो फिर आपको एडिशनल फीस भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए, आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए भी आपको सामने से रीजन आएगा कि क्यों आपकी जो आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई है। हो सकता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन देने में डिले हो जाए, 30 डेज से ज्यादा का समय मिले, तो आपकी जो फीस है जो आपने आरटीआई के साथ फाइल करी थी, वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने आरटीआई फाइल कर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास पड़ी है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 5 दिन के अंदर अंदर आपकी आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेज देगी, और फिर वो आपको 30 डेज में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो फिर आपको थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी के ट्रेड सीक्रेट है, वो आपको कभी भी रिवील नहीं किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐसी मांग रहे हो, मान लो आप रिलायंस थर्ड पार्टी है, वो कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो सरकारी दफ्तर से रिलेटेड है या वो सरकारी पब्लिक अथॉरिटी है कुछ भी, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन मांगते हो, अगर उससे पब्लिक का भला होता है, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन कभी भी किसी के ट्रेड सीक्रेट वगैरह रिवील नहीं किए जाते हैं। आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, उसके भी ग्राउंड्स आपको बताए जा सकते हैं कि आरटी आपकी क्यों रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, जिसका आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप मान लो इंडिया का चाइना के साथ कोई पैक्ट हुआ है ना, जिसमें चाइना ने कोई अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वो जनता को नहीं बताएगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप थर्ड पार्टी का ट्रेड सीक्रेट मांग रहे हो, अगर आप कैबिनेट की कोई मीटिंग हुई है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, तो ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो नॉर्मली आप आरटीए फाइल करते हो, 30 डेज में आपको रिप्लाई आ जाता है, आप सेटिस्फाइड हो, बात खत्म। हो सकता है आपने गलत मिनिस्ट्री में या कहीं गलत जगह पे आरटीए फाइल कर दी, तो वो 5 दिन में आपकी आरटीए ट्रांसफर कर देंगे सही जगह पे, अगर आपको सही लगा रिप्लाई, तो ठीक है। अगर आप उनके सेटिस्फाइड नहीं हो रिप्लाई से, तो आपके पास 30 डेज का ऑप्शन होता है फर्स्ट अपील करने का। ठीक है, फर्स्ट अपील किसको करते हैं? पीआईओ का ही कोई सीनियर ऑफिसर होता है, जिसे फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी बनाया जाता है, उस पे आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। वो आपको 45 डेज में रिप्लाई करेगा। अगर आपको उसका रिप्लाई पसंद आ गया, ठीक है, अगर आपको उसका रिप्लाई नहीं पसंद आया, तो फिर आप सेकंड अपील कर सकते हो। सेकंड अपील कहाँ होती है? अगर सेंट्रल का डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट का डिपार्टमेंट तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आप आरटीआई जो है वो फाइल कर सकते हो, मतलब अपील, सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना याद रखना है कि 30 डेज में रिप्लाई आना चाहिए। अगर आपकी आरटीआई ट्रांसफर करनी है तो 5 डेज में ट्रांसफर होती है, आप पहले फर्स्ट अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज। ठीक है, और 45 डेज लेता है वो रिप्लाई करने में। उसके बाद आपको फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो फर्स्ट अपील के बाद भी, फिर आपके पास 90 दिन होते हैं सेकंड अपील फाइल करने के लिए। ठीक है, तो ये आप इस टेबल में से देख सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे आप सीधा ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हो विद इन टाइम लिमिट, बिना कोई फर्स्ट अपील के, लेकिन इसमें आपको नहीं पढ़ना। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फर्स्ट अपील होती है और सेकंड अपील हो सकती है। अब मैंने आपको बोला कि सीआईसी या एसआईसी के पास आप जाके अपील फाइल कर सकते हो। अब सीआईसी है क्या? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ठीक है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, चीफ होते हैं, और बाकी के कमिश्नर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट किसके कहने पे अपॉइंट करता है? एक कमेटी के कहने पे अपॉइंट करता है। इस कमेटी में होते हैं पीएम एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिन्हें पीएम नॉमिनेट करते हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर वो अपॉइंट करते हैं इन कमिश्नर्स को, जो 3 साल की टाइम तक या 65 साल की 65 की एज तक सीआईसी में काम करते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ और बाकी के कमिश्नर्स होते हैं जो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। वहां पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर, वहां पे पीएम थे, यहाँ पे सीएम है चेयरपर्सन। वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पे था कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे है चीफ कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय सीएम। तो ये मिलके नाम गवर्नर को बताते हैं, और गवर्नर अपॉइंट करते हैं 3 साल या फिर 65 की एज तक के लिए। ठीक है, अगर डिले होता है इंफॉर्मेशन देने में, तो फिर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं, 250 पर डे, जब तक कि इंफॉर्मेशन ना फर्निश की जाए, मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टीज तक लग सकती हैं। अगर ऐसा लगता है कि पीआईओ जो है वो जानबूझ के काम नहीं कर रहा है, जानबूझ के इंफॉर्मेशन डिले कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, नाउ एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? देखो,
एक हमारे पास एक्ट है आरटीआई, जो बोलता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील करो। एक हमारे पास है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन छुपाने की बात करता था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, नहीं रिवील कर सकते। तो अगर ये दोनों हैं तो किसकी बात माननी जाए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऊपर है या आरटीआई? तो देखो, इसमें एक पॉइंट याद रखो, जो हमारा आरटीआई एक्ट का सेकंड शेड्यूल है ना, उसमें कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब क्या है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज, आर्मी वगैरह है, इनके लिए आप आरटीआई नहीं फाइल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि इनमें कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो आप सीआईसी को एप्लीकेशन दोगे, अगर वो अप्रूव करे तब आप आरटीआई फाइल कर सकते हो ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए। अदरवाइज जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें आप आरटीआई नहीं फाइल कर सकते हो। अदरवाइज हमेशा आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से ऊपर ही रहता है जो हमारा आरटीआई एक्ट है, कि आप बार बार ये कह के चीजें मना नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन की, तो सीक्रेट है। ठीक है, तो उसके बाद अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। अंडर द आरटीआई एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इफ इट कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन? अगर किसी की जान का सवाल है और आरटीआई आपने फाइल करी है, तो कितने टाइम में आपको आरटीआई का रिप्लाई आना चाहिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।